तुम लोग भी शुरू करो, निकालो कॉपी पहले, है ना, कॉपी निकालो, शुरू करें। ठीक है, लिखना भी नहीं, देखो पहले बोर्ड पे देखना। हम पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक में जो है नाइट्रोजन के हैलाइड, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, है कि नहीं, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके बना रहा था हाइड्राइड। क्या बना रहा था? हाइड्राइड बना रहा था। दूसरा रिएक्शन पढ़ लिए थे नाइट्रोजन का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ, तो ये मिलके बन रहा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का किसके साथ रिएक्शन? हेलोजन के साथ। हेलोजन को किससे सूचित कर रहे हैं? X से। तो हेलोजन ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर इसके साथ यूज़ करेंगे तो ये बनेगा हैलाइड। ठीक है, ये तीसरे टाइप का रिएक्शन है कि नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं हेलोजन ग्रुप के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बन किसका रहा है? हैलाइड, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, है ना। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2, और दूसरे सेल में दिख रहा है 5। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो नाइट्रोजन का संयोजकता जो है 5 होना चाहिए, लेकिन 5 होता नहीं है। इसका कारण ये है कि इसके 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन फुल है और इसके p में जो है एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये जो है जिसमें भरा हुआ है वो अपने आप में स्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है, स्थिर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है किसी से अभिक्रिया करने में भाग लेता है। तो कितना भाग ले सकता है? 3। इसलिए नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। क्लियर है? ये भाग लेगा नहीं S का। क्या 2 के साथ D कभी देखे हो? नहीं देखो। 2 का D पॉसिबल, जब 2 का D पॉसिबल ही नहीं है तो इसका 5 बॉन्ड बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका कितना बॉन्ड बन सकता है? 3, क्योंकि संयोजकता हो गई इसकी 3। नाइट्रोजन 3 हैलाइड को मैक्सिमम जोड़ सकता है, 5 को नहीं जोड़ सकता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि नाइट्रोजन के विन्यास में 2D नहीं पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड का क्वेश्चन था, उसने पूछा था कि NH3 बनता है लेकिन NH5 क्यों नहीं बनता है। ठीक है, तो उसका डिटेल आंसरिंग कर देंगे। इसके बाद देखें कि अगर ये नाइट्रोजन अपने में 3 हैलाइड को जोड़ सकता है, कितने हैलाइड को? 3 हैलाइड को जोड़ सकता है, तो हैलाइड तो ये सभी हो गए। सो नाइट्रोजन के फ्लोराइड भी बनेंगे, क्लोराइड बनेंगे, ब्रोमाइड बनेंगे और आयोडाइड बनेंगे, ये सभी बने। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये जितने भी हैलाइड हैं इसमें से सबसे ज़्यादा केमिकली स्थिर कौन है? केमिकली स्थिर कौन है? सबसे ज़्यादा जो है, या तो पूछ लेगा स्थिर, या सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अभिक्रिया कौन कर रहा है? Ni3, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, मतलब बहुत कम स्टेबल है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? NF3 है। ऐसा क्यों है? उसका रीज़न यहाँ समझा रखे हैं। हम देखते हैं कि ऊपर में ग्रुप से जब नीचे की तरफ आते हैं तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ऊपर से नीचे आने के क्रम में परमाणु का आकार क्या हो रहा है? हैलाइड का आकार क्या हो रहा है? बढ़ता है। तो फ्लोरीन से साइज बड़ा क्लोरीन का है और क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से बड़ा। जब साइज बढ़ेगा तो केवल इसके साइज बढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन तो फिक्स है। इसका मतलब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर N और यहाँ पर फ्लोरीन डाल दिए सपोज इस तरह से, ठीक है, तो इस दोनों का बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन बना दिए तो क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन से बड़ा होगा। सो क्लोरीन इतना बड़ा हो सकता है इसका साइज। तो नीचे आते जा रहे हैं तो नाइट्रोजन और हैलाइड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो घटेगा,
इसीलिए घटेगा क्योंकि साइज क्या हो रहा है, जब साइज बढ़ेगा तो परमाणु के सेंटर से दूरी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। यानी कि इसके बॉन्ड बनाने की क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और अगर बॉन्ड कमज़ोर होता चला जाएगा तो वो आसानी से टूट सकता है, और आसानी से जो टूट जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, उसका अस्थायित्व। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें से, देख लो कहीं से, नहीं ना? ठीक है बेटा, सॉरी उतारना है ना। क्या करते हैं, इसका फ़ोटो क्लिक करके रख लो, है ना, उतार लेना बाद में, बना रहे वीडियो इसीलिए। बस निकालो, इसका फ़ोटो खींच लो। पहला था नाइट्रोजन का हैलाइड, और अब किसका पढ़ेंगे, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड। ठीक है, देख लेना इसका। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें फास्फोरस का, कितना होगा, 15। विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, उसके बाद सॉरी 2p6 3s2, बस यही है। क्या 3 का D पॉसिबल है? यस, 3 में D होता है, भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा लेकिन D तो होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भर के देख देते हैं। ठीक है, D में कितना बनेगा कक्षक, 5 कक्षक बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी भरे नहीं हैं, खाली ही है ना। हमने कहा था एक बार कि किसी भी परमाणु के पास 2 स्टेट होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट होता है और दूसरा एक्साइटेड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट में होता है कि बिना किसी ऊर्जा दिए हुए काम करेंगे, उसको कहते हैं ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट में अभी कितना इलेक्ट्रॉन जो है अकेला है, 3। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे हमको अलग से इसको क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा। और अगर ऊर्जा देंगे तो यह एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में। था डी खाली तब तो गया उसमें, अब इसके पास कितना अकेला हो गया, 5। इसका मतलब है कि फास्फोरस में px3 भी पॉसिबल है, px5 भी पॉसिबल, जबकि नाइट्रोजन के साथ ही ये दोनों पॉसिबल नहीं था, है ना। नाइट्रोजन में केवल 3 जुड़ रहा था, 5 नहीं जुड़ रहा था, इसमें 5 भी जुड़ रहा है। वजह क्या है, वजह है कि इसके पास 3D कक्षक खाली है। ठीक है, इसके 2 फेमस हैलाइड हैं, 2 ही हैं। एक का नाम सुने होंगे PCl3 और एक का PCl5। इसी दोनों में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम संरचना बना के देखें तो फास्फोरस के साथ कुछ इस प्रकार से क्लोरीन जुड़ा मिलता है। ठीक है, ये तो 2D बोर्ड है इसलिए हमको इसे बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई पिरामिड देखे हो, पिरामिड या प्रिज्म, तो इस प्रकार से रखा होता है ना, तो अगर आगे से बनेगा तो त्रिभुज ही दिखता है, लेकिन है वो पिरामिड। ठीक उसी प्रकार जो है फास्फोरस के क्लोराइड भी जो है किस आकार में होंगे, पिरामिड। और ये त्रिभुज है ना, इस तरह से बना हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसका संरचना अगर पूछ लेगा तो संरचना बनाना है ट्राई एंगुलर, क्या बोलेंगे इसको, ट्राई एंगुलर कह सकते हैं, पिरामिड भी लिख सकते हैं, ट्राई एंगुलर पिरामिड। ये इसका संरचना हो गया। 2 तो लोन पेयर रहेगा क्योंकि 3 को ही जोड़ रहा है, 2 तो फिर भी बच रहा है, सो लोन पेयर रहेगा। और ये 3 जगह पर क्लोरीन रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं। इसके बीच
फास्फोरस और क्लोरीन के बीच जो एंगल है इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल है लगभग 104 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि ये जो फास्फोरस और क्लोरीन, ये फास्फोरस क्लोरीन, ये फास्फोरस क्लोरीन, ये तीनों का बॉन्ड लेंथ समान होगा। क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ PCl3 आर इक्वल, क्या होगा, जितने भी PCl3 बॉन्ड है वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर इसका देखा जाए तो इसका आकार बनता है बीच में फास्फोरस, तीनों कोना पर क्या रहेगा, क्लोरीन। तो मान के चलो कि एक त्रिभुज जो है इस सतह पर है, ठीक है, और एक क्लोरीन अगर ऊपर जोड़ दें तो सभी ऊपर के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर सभी नीचे के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसके साथ जो है एक क्लोरीन ऊपर की तरफ और एक क्लोरीन नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे होते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो त्रिकोण में है ना, इसलिए इसका नाम ट्राइगोनल है। तो ऊपर के साथ जोड़ेंगे, नीचे त्रिभुज है, ऊपर जोड़ेंगे तो एक पिरामिड और नीचे जोड़ेंगे तो दूसरा पिरामिड, तो दो पिरामिड है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, अगर कोई सतह पर है और 3 क्लोरीन जुड़ा है अलग अलग कोने पर, तो पूछ लेगा कि बताइए इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा। क्या जवाब होगा, कितना होगा, एक सतह पर है और 3 कोने पर जुड़ा हुआ है, क्या होगा बॉन्ड एंगल, 120। तब ना 120 120 120 360 डिग्री, एक प्लेन पर 360 पड़ेगा ना, तो ये सभी कितने डिग्री पर होंगे, 120। अब ये यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, तो 120 बना रहा है और इसी के सीध में ऊपर क्लोरीन जोड़ रखे हैं। तो फास्फोरस के सापेक्ष ऊपर वाला क्लोरीन कितना डिग्री कोण बना रहा है, पता है, नहीं, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो जो ये वाला हिस्सा है क्लोरीन का, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे शायद अक्षीय। क्या कहते हैं, अक्षीय फास्फोरस और क्लोरीन, है ना। अक्षीय फास्फोरस क्लोरीन के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90। अक्षीय ये है ना, ये अक्षीय है, तो 120 डिग्री, है ना। और जो ऊपर है वो क्या हो जाता है, निरक्षीय। फिजिक्स में पढ़े हो गए ना कि ऊपर वाला निरक्षीय होता है और इस प्लेन में अक्षीय। तो जो निरक्षीय होगा उसमें PCl के बीच कितना बॉन्ड रहेगा, 90 डिग्री, जबकि PCl में बॉन्ड लेंथ कितना दिखा रहा था, 104 डिग्री दिखा रहा था। ठीक है, इसमें पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ जो है PCl का सभी इक्वल है क्या, इसमें सभी इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है कम है और ये वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ, है ना, इसका बॉन्ड लेंथ कम है और इसका बॉन्ड लेंथ अधिक है। देख लो, इतना में कुछ पूछने लायक है। बोर्ड देखिए और पूछिए कि कुछ है इसमें से नहीं समझ में आया। हाँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसके आकार का नाम है। अच्छा, आर छूट गया, पिरामिडल है ना, पिरामिडल है। ठीक है,
अब देखो, चले आगे। एक चीज़ और पूछता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि PCl3 का जो ये संरचना है पिरामिड का, तो इसका बताइए प्रसंकरण क्या होगा। ठीक है, 11th में पढ़ा रखे थे प्रसंकरण, तो इसका प्रसंकरण होगा sp3 होगा, और इसका प्रसंकरण क्या होगा sp3d2 होगा। क्या 5 1 6 4 हाँ 2 ही आएगा sp3d2। तो कहोगे सर आप कैसे जान रहे हैं, है ना, डी ही आएगा। 5 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना है, और लोन पेयर तो है ही नहीं। हाँ, इसमें लोन पेयर है। इसमें बॉन्ड कितना है, 1 2 3 और 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 4 के लिए दिखा दिए, 1 S और 3 P। इसका तो लोन पेयर ख़त्म हो चुका है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 2 3 4 और 5, इसलिए 1 P3 और D 1, 5 पुड़ गया। सो इसका प्रसंकरण हो गया 5, इसका सॉरी sp3d, और इसका प्रसंकरण हो गया sp3। अब प्रसंकरण में हम गिनते किस किस चीज़ को है, तो ध्यान में रखना है कि हम बॉन्ड पेयर को गिनते हैं, लोन पेयर को गिनते हैं, और नेगेटिव चार्ज को भी गिनते हैं। जब भी हमको प्रसंकरण लिखना होता है तो 3 बातें, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और नेगेटिव चार्ज। हमको यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बनाने वाला पेयर दिख गया इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दिख गया, लेकिन चार्ज तो कुछ नहीं है। अगर चार्ज होता तो हम चार्ज को भी जोड़ करके आगे में लिखते। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोरस के हैलाइड तुम लोग के फिनिश हुए। फोटो क्लिक करिए। क्या जल, हाँ उसमें भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 आदमी का राशि समान हो सकता है, उसका बॉन्ड एंगल्स का समान होगा। मिटा ले। अब क्या कर रहे हैं, अब लिखिए एक अणु से क्या निकाल रहे हैं, जल निकाल रहे हैं, तो उसका नाम क्या होगा। कोई भी अगर एक एसिड है, अगर उसके एसिड से, ऑक्सी एसिड है ना, तो ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, और जो केंद्रीय धातु है वो तो होगा। अगर उससे हम क्या निकाल दें, जल का एक अणु निकाल दें, तो उसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, उसके नाम में मेटा शब्द आ जाएगा। ठीक है, अम्ल के 2 अणु लिए और उससे क्या निकाल दिए, जल निकाल दिए, उसका नाम क्या होगा। उसी पायरो में फिर से एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो नाम हो जाएगा परऑक्सो हो जाएगा। इस पायरो में से एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो हाइड्रो नाम हो जाएगा। अम्ल के फिर से एक अणु लिए और इसमें क्या जोड़ दिए, ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो नाम क्या होगा, पर एसिड, पर एसिड पढ़ेंगे, है ना। और अम्ल के फिर एक अणु में से एक ऑक्सीजन क्या किए, निकाल दिए, तो नाम क्या होगा। इतनी बातें ध्यान मिटा दे। इधर एक ही अणु है, इस एक अणु में से हम क्या कर दें, एक वाटर निकाल दें। बताओ अब इसका नाम क्या होगा, क्या नाम हो जाएगा, मेटा। ठीक है, संरचना बना लेते हैं यहाँ पर, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 है ना। इससे हमको निकालना क्या है, H2O, तो एक OH और बगल वाले का H, इसको निकाल देना। अगर जल निकल जाएगा तो अब क्या बन के रह जाएगा, ये बताइए सूत्र क्या बनेगा अब, HPO2 की 3, 1 2 3, यही ना बचेगा। तो इस एसिड से एक वाटर निकाल दिया, अब HPO3 बना। इसको हम लोग कहेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आई, ठीक है। और इसी में अगर हम कहें कि फॉस्फोरिक एसिड है, क्या वाटर निकालना था कि जोड़ना था,
निकालना ही था। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दें, क्या करें, एक ऑक्सीजन निकाल दें, ठीक है, कोई एक ऑक्सीजन निकाल दे। तो अब क्या बनेगा इसका फार्मूला, नाम फार्मूला बताइए। H3PO, अभी भी PO4 ही रहेगा, 3 होगा, H3PO3। इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। कोई दिक्कत? जैसा कि हमने बताया था एक एसिड से ऐसे निकालेंगे, तो अगर एक एसिड में से एक ऑक्सीजन को जोड़ दे तो H3PO4 तो पहले से है, जोड़ेंगे 5 शाबाश, जोड़ना आता है सबको। H3PO5 और नाम क्या हो जाएगा? हाँ, अगर एक एसिड में पर ऑक्साइड पर एसिड ना हो जाएगा, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा पर एसिड या फिर फॉस्फोरिक पर एसिड भी कह सकते हैं। वैसे जनरली पर एसिड ही लिखा मिलेगा, ठीक है, पर एसिड हो गया। तो इसको उतार लो, एग्जाम्पल के तौर पे ये उतारो। अच्छा, अगर तुमसे पूछे, ये तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताइए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी क्या होगा, क्षारीयता क्या होगी, इसकी क्षारीयता कितनी है? ट्राइबेसिक है, 3 है। पूछ लिया इसका, है ना, तो क्या करेंगे, P डबल बॉन्ड O रहेगा, OH OH OH, लेकिन O एक गायब है ना, तो 2 एक बचेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, ये डाइबेसिक हो जाएगा, ठीक है। इस फास्फोरस के एसिड को क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है? नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है इसका? फास्फोरिक एसिड। ये एक अणु लिए, एक दूसरा अणु ले लेते हैं, ले लिए, 2 अणु लिए और इससे निकालना क्या है हमको, H2O बाहर करना है, माइनस H2O करना है, ठीक है। तो इसका किसी का, इस दोनों में से किसी एक का OH ले लेंगे और दूसरे वाले का H ले लेंगे और इसको कर दिए बाहर, हो गया ना, अब H2O, ठीक। जब ऐसा करते हैं तो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर O। अरे हम निकाल दिए ना ये वाला, ठीक है, यही बनेगा, और ये वाला कनेक्ट हो जाएगा P से, राइट, यही कुछ बनेगा। अब जो है इसका नाम था फास्फोरिक एसिड, एक वाटर निकल गया, नाम क्या आ जाएगा अब इसका, पायरो, यही लगेगा ना, 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दिए तो नाम क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। अच्छा, और पायरो में से अगर एक ऑक्सीजन जोड़ दें तब, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है, तब इसका नाम हो जाएगा पैरोक्सो, है ना। तो यहाँ पर कितना है टोटल हाइड्रोजन, कितना हो गया बताओ तो, H4 हो गया, ठीक, और P 2 ऑक्सीजन 7, H4P2O7, ये हो गया किसका फार्मूला, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन अगर हम जोड़ते हैं तब ये हो जाएगा P डबल बॉन्ड O
O और ये ऑक्सीजन इसी O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और अब ये फास्फोरस से जुड़ के ऐसा बना लेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इसी में से एक ऑक्सीजन निकल जाए तो हाइपो नाम हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे बताओ? H4P2O8 होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? H4P2O6 नाम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी लाए हो? जिसके पास है वो देखो तो फास्फोरस ग्रुप में ये सभी ऑक्सी एसिड के लिखे नाम मिलेंगे, है ना। ये सभी एनसीईआरटी में डिफरेंट एसिड बना होगा, उसके नाम लिखे होते हैं, लेकिन उस समय समझ में आता नहीं कि ये कैसे नाम पड़ गया है, ठीक है। अब इतना चीज़ को उतारो।